तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप। मैं आनंद मनस्वी आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हो चुका हूं। आज का बहुत ही प्यारा सेशन, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं मनोविज्ञान के बारे में। हमारा विषय रहेगा साइकोलॉजी। अगले कुछ दिनों तक हम मनोविज्ञान से रूबरू होने के लिए आप लोगों के बीच में आते रहेंगे। इस क्लास की जिम्मेदारी मैं आपके कंधों पर छोड़ता हूं। इसे आप आगे से आगे तक पहुंचाए, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें और बताएं कैसी लगी आपको ये मेरी साइकोलॉजी की क्लास। तो शुरुआत करता हूं आज मैं सबसे पहले मनोविज्ञान से। और मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी विषय को पढ़ लेना मात्र सफिशिएंट नहीं होता है। उसके शाब्दिक अर्थ को जब हम समझेंगे, उसमें जो जितने भी टर्म्स दी गई है उनको जब हम समझेंगे, तब हमारे लिए वो विषय और ज़्यादा अधिक रुचिकर रहेगा और ज़्यादा अधिक यूजफुल रहेगा। तो चलिए फिर आज मनोविज्ञान के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले जो मनोविज्ञान शब्द है, इससे हम किस तरीके से सवाल एग्जामिनर आपसे पूछेगा। हमारा पहला मतलब ये है कि जो मनोविज्ञान शब्द, इस मनोविज्ञान शब्द के बारे में आपसे क्या क्या सवाल पूछ सकता है। तो पहली बात, ये मनोविज्ञान जो शब्द दिया गया है, ये जो साइकोलॉजी जो शब्द दिया गया है बेटा जी, ये साइकोलॉजी शब्द, मनोविज्ञान की जगह अगर मैं साइकोलॉजी शब्द पे आऊं तो एक बार थोड़ा बात कर लेता हूं, या पहले यही से चलते हैं। चलिए देखिए बेटा जी, इस मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, पहला ही सवाल ये पूछेगा, सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था। एक सवाल आपसे पूछ लिया, सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति, बात है 1590 ईस्वी की। कब की बात है? 1590 ईस्वी की। और एक पुस्तक लिखी गई बेटा जी, साइकोलॉजिया। क्या थी? देखना बहुत मजा आने वाला आपको। साइकोलॉजिया, पुस्तक का नाम क्या था? साइकोलॉजिया। इस पुस्तक को लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? रूडोल्फ गोइकल। तो रूडोल्फ गोइकल नामक व्यक्ति ने सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया। सर किसमें किया? अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में किया। सर कब किया? तो बात है बेटा जी आपकी 1590 ईस्वी की, जब पहली बार इस पुस्तक के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है सर, हम साइकोलॉजी शब्द से तो जो ये जो मनोविज्ञान का पहला प्रयोग तो हम समझ गए। आप तो हमें बताओ, ये साइकोलॉजी शब्द किस भाषा का है। तो आपसे सीधा सवाल पूछेगा, साइकोलॉजी बेटा जी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा। आप सर ऐसे कैसे कह रहे हैं? हमने तो जब जिस क्लास में जहां पर पढ़ा, तो हमने पाया कि साइकोलॉजी लैटिन भाषा का शब्द है, साइकोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है, साइकोलॉजी यूनान भाषा का शब्द है। नहीं बेटा, वो आपको बताना चाह रहा था कि जो ये मनोविज्ञान है, इसकी उत्पत्ति। हाँ बेटा बिल्कुल, बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। र सुल्तान करदा चढ़ाई। क्या जोरदार, शानदार, जानदार क्लास को माहौल मिला है। तो चलिए बेटा जी हम बात करते हैं सबसे पहले फिर इस साइकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति होती है, इस उत्पत्ति से क्या सवाल बनेगा। आप अपने नोट्स अभी से तैयार करना शुरू कर दो बेटा जी। इसकी उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है। अब पूछेंगे कौन से हैं वो दो शब्द। पहला शब्द है आपका साइकी। कौन सा शब्द है? साइकी। और दूसरा शब्द क्या है? लॉग्युश। दूसरा शब्द क्या है आपका? लोग्युश। एक शब्द है साइकी और दूसरा शब्द है लॉग्युश। तो साइकी शब्द, इसका अगर मैं अर्थ की बात करूं, साइकी को कहते हैं आत्मा। क्या कहते हैं बच्चा? आत्मा। और इस लोग्युश को कहते हैं अध्ययन। क्या कहते हैं? अध्ययन। तो ये बात किसकी हो गई? अगर आत्मा का अध्ययन, किसका अध्ययन? आत्मा का अध्ययन। अब आपसे पूछा जाएगा, सर ये जो साइकी और जो लॉग्युस शब्द है, ये कौन सी भाषा के शब्द है? आप जानते हैं बच्चा, ये कौन सी भाषा के शब्द है? कमेंट में जल्दी से मुझे कमेंट छोड़ के बताओ, साइकी और लॉग्युस कौन सी भाषा से निर्मित शब्द है? कमेंट में जल्दी से बताएंगे, मजा आने वाला भैया इस क्लास का आज। तो साइकी और जो लॉग्युस शब्द है, इसके लिए मैं 3 बिंदुओं पर चर्चा करता हूं बेटा जी। आओ, मैं इसके लिए 3 बिंदुओं पर चर्चा करता हूं।
तीन चीज आपको बताता हूं। जो साइकी और लोगोस शब्द है, सबसे पहले इसमें हमें देखना है यूनानी। देखो एग्जामिनर क्या करता है, कई बार यूनानी शब्द दे देगा, कई बार वो लिख देगा ग्रीक भाषा के शब्द है। किसके? ग्रीक भाषा के शब्द है। और कई बार वो आपको लिख देगा लैटिन भाषा के शब्द है, लैटिन भाषा के शब्द है। तो सर ऐसी स्थिति में अब हम क्या करें? क्या यूनानी सही है, ग्रीक सही है, या लैटिन सही है? तीनों बिंदुओं को समझने का प्रयास करो एक बार के लिए थोड़ा। हाँ बेटा बिल्कुल, आप जो जवाब दे रहे हैं इसमें ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा, वो बिल्कुल सही जवाब की ओर जा रहे हैं। लेकिन बच्चा कई बार जब यूनानी और ग्रीक नहीं दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, उस पर भी बात कर लेना तो बनता है कि नहीं? बोलो भाई। तो अब थोड़ा समझना, सबसे पहले अगर कहीं आपको यूनानी भाषा का शब्द दिखे तो आपको यूनानी भाषा के शब्द को पहली प्राथमिकता पे रखना है। साइकी और लोगोस की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? यूनानी भाषा से हुई है। अगर यूनानी कहीं ऑप्शन में नहीं दिया गया हो और आपके सामने ग्रीक भाषा आ जाए तो ग्रीक, और जब दोनों ऑप्शन में नहीं दिया गया हो और कहीं लैटिन भाषा दिखे तो फिर लैटिन भाषा लिखनी। अब सर आपने हमें तीन बता दिए, अभी एक रीट का या एग्जाम हुआ था उसमें दो एक साथ दे दिए, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? कौन कौन से दो एक साथ आ गए सर? तो इसमें दे दिया आपको, एक तो यूनानी दे दिया और एक दे दिया लैटिन। तो मैंने 3 स्टार किस पे लगाए हैं? यूनानी पे लगाए हैं। तो जवाब भी क्या रहेगा गुरुजी? यूनानी रहेगा। ठीक है सर, ये सबसे पहले किसने बताया कि ये जो साइकोलॉजी है जिसमें ये साइकी और ये लोगोस है, ये यूनानी भाषा का है? ये कहने वाला व्यक्ति कौन है? तो ये पूरी की पूरी जो ये जानकारी है, ये मैं बात कर रहा हूं गेरिट के अनुसार। किसके अनुसार बात कर रहा हूं बेटा जी? गेरट के अनुसार। गेरट के अनुसार ये पूरा का पूरा जो मैंने बात की है वो गेरिट महोदय के अनुसार बात की है। साइकोलॉजी के इतने प्यारे नोट्स बना लो आप। हाँ बेटा बिल्कुल, आपको मजा आ जाना चाहिए, इतने शानदार नोट्स तैयार कर लो आप साइकोलॉजी। देखे ही बने भैया नोट्स तो, ठीक ना? हाँ बहुत अच्छा। तो सबसे पहले हमने देख लिया गेरिट ने क्या कहा, सारी चीजें हमने इसमें देखी। अब हम बात करते हैं, देखो कोई भी विषय विषय वस्तु होती है तो उस विषय वस्तु का, उसको प्रतिपादित करने वाला, उसको जन्म देने वाला, उसको लागू करने वाला कोई व्यक्ति होता है। और यहां पर मनोविज्ञान के जनक से कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, मैं एक एक बिंदु को क्लियर करवाते हुए चलता हूं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं मनोविज्ञान के जनक। आओ बच्चा, इसके बारे में बात करेंगे। मनोविज्ञान के जनक, मनोविज्ञान के जनक कौन कौन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए। अगर आपसे मैं पूछूं इस मनोविज्ञान के जनक को मैं एक भाग में नहीं बल्कि कुछ टुकड़ों में बांटकर पढ़ाने की कोशिश करूं, मैं सबसे पहले कहूं कि आरंभिक जनक कौन था या आदि मनोविज्ञान का जनक कौन था। मनोविज्ञान के जनक के बारे में बात करूं तो सबसे पहले आएगी आदि मनोविज्ञान, यानी कि प्राचीन मनोविज्ञान, यानी कि आरंभिक मनोविज्ञान, आदि या आरंभिक मनोविज्ञान। आरंभिक मनोविज्ञान, भाई सर आप क्या बताना चाह रहे हो? बहुत शानदार जानकारी देना चाह रहा हूं मैं आपको। तो आरंभिक या आदि मनोविज्ञान का जनक, फिर हम देखेंगे आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। किसका जनक देखेंगे? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। आओ बेटा बात करते हैं किसके बारे में? आधुनिक मनोविज्ञान के बारे में। आधुनिक मनोविज्ञान के बारे में बात करते हैं। आज के बाद आपको साइकोलॉजी में कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मैं गारंटी आप लोगों से देता हूं। जिस तरीके से जीके के अंदर आपको कहीं भी दूसरी जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है हमारे चैनल पे आने के बाद, उसी तरीके से शिक्षा मनोविज्ञान में भी आपको कहीं दूसरी जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बताओ बेटा हाँ का ना? छोड़ो कमेंट बॉक्स में और बताओ क्या मैं सही कह रहा हूं। तो बेटा जी अब हम आते हैं आदि मनोविज्ञान के जनक या आरंभिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। इसका जनक माना जाता है बेटा जी अरस्तु साहब को। किसे माना जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है आदि मनोविज्ञान का जनक। अब अरस्तु ने ऐसा क्या किया? तो इस अरस्तु ने लिखी एक बेटा जी पुस्तक। अच्छा, अरस्तु ने क्या लिखी? पुस्तक। और उस पुस्तक का नाम क्या था? डी एनेमा।
क्या था, डी एनेमा नामक पुस्तक लिखी। तो सर इस पुस्तक में ऐसा इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने क्या किया बेटा जी, दर्शन शास्त्र को, इसको दर्शन शास्त्र को मना दर्शन कह दिया। मना दर्शन, लो सर। तो आपको पूछे सबसे पहले दर्शन शास्त्र को मना दर्शन कह दिया, तो सर दर्शन शास्त्र का और साइकोलॉजी का क्या संबंध, कह दिया तो कह दिया, हमें क्या प्रॉब्लम। बेटा ये जो दर्शन शास्त्र है इसको क्या कह दिया, मना दर्शन कह दिया। और इस दर्शन शास्त्र, यहां पे नोट लगा रहा हूं सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए, तो नोट, मनोविज्ञान, क्या जो मनोविज्ञान है ये दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में पढ़ी जाती थी। मनोविज्ञान आरंभ में, मनोविज्ञान आरंभ में दर्शन की शाखा के रूप में पढ़ी जाती थी। इसकी शाखा के रूप में पढ़ी जाती थी बेटा, दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में, शाखा के रूप में पढ़ी जाती थी। इधर आराम से लिख देता हूं, शाखा के रूप में, शाखा के रूप में। तो क्या दो कंक्लूजन निकलकर हमारे सामने आए। पहला, अरस्तु को कहा जाता है आदि मनोविज्ञान का जनक, यानी कि आरंभिक मनोविज्ञान का जनक, या फिर मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। और ये जो आपका दर्शन शास्त्र है ना बेटा जी, ये जो दर्शन शास्त्र है, इस दर्शन शास्त्र को कहा जाता है मनोविज्ञान की जननी। इस दर्शन शास्त्र को कहा जाता है मनोविज्ञान की जननी। ठीक है सर, आपने दोनों कंसेप्ट हमारे क्लियर कर दिए, मनोविज्ञान के जनक और मनोविज्ञान की जननी के बारे में आपने हमें बताया। फिर सर आप ये अलग से क्या बताना चाह रहे हो, तो मैं बात करना चाह रहा हूं इस आधुनिक मनोविज्ञान के बारे में। आप जानते हो बेटा जी, आदि मनोविज्ञान, आरंभिक मनोविज्ञान या मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, जननी दर्शन शास्त्र को कहा जाता है। सर ऐसा क्यों, क्योंकि आरंभ में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र के एक शाखा के रूप में पढ़ी जाती थी। यहां तक क्लियर हुआ क्या? हाँ जी बेटा, समझ में आया? आपके लाइक कमेंट शेयर मेरे लिए उतने ही जरूरी है, क्योंकि मेरे रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होती है। उस तरीके से क्लास के अंदर लाइक शेयर और कमेंट की कमी हुई तो फिर आदमी का भाई बीमार होना तो तय है। आप चाहते हो मैं बीमार हूं? नहीं ना? अपनी क्लास बीमार हो नहीं ना? तो फिर लाइक शेयर कमेंट में कमी मत छोड़ो। हाँ बेटा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, अब दो तरीके से बात करेंगे हम यहां पर दो तरीके से बात करेंगे। तो सबसे पहले आधुनिक मनोविज्ञान के जनक में हम लेते हैं, और वो व्यक्ति कौन है? विलियम वुंट को लेते हैं। कौन है? विलियम वुंट। ये वही व्यक्ति है बच्चा, ये वही विलियम वुंट है जिसने पहली बार मनोविज्ञान के अंदर प्रयोगशाला की स्थापना की। किसने प्रयोगशाला की स्थापना की? तो विलियम वुंट साहब ने क्या किया? बात है 1879 ईस्वी की, और एक जगह है लिपजिंग। कौन सी जगह है? लिपजिंग नामक जगह पर। कहां बच्चा? लिपजिंग कहां है? जर्मनी के अंदर है। कहां है? जर्मनी में। तो लिपजिंग जर्मनी में प्रयोगशाला की स्थापना कर दी। बिल्कुल सर, अभी आगे चलकर बात करेंगे हम इस प्रयोगशाला के बारे में। प्रयोगशाला की स्थापना कर दी। अच्छा, तो क्या हुआ सर? प्रयोगशाला की स्थापना कर दी, और विलियम वुंट को कहा जाता है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को कहा जाता है। और बेटा जी किसकी स्थापना कर दी? प्रयोगशाला की। अतः अतः इसी को कहा जाता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी किसे कहा जाता है? विलियम वुंट को कहा जाता है। हाँ तो सर ठीक है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के बारे में बात हो गई है, सारी चीजें हो गई है। अब आपसे पूछिए, ये जो लिपजिंग में प्रयोगशाला खोली, किस पर प्रयोग किया होगा? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। लिपजिंग में खोली गई प्रयोगशाला। हाँ बेटा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत शानदार। कमेंट आते रहने चाहिए, मुझे लगना चाहिए कि मैं जीवंत क्लास के अंदर क्लास ले रहा हूं। आपसे पूछे, ये जो प्रयोगशाला की स्थापना की गई है लिपजिंग में, इस पे किसका प्रयोग होता था? अभी आगे चलूंगा मैं,
और जब आपको चेतना का विज्ञान पढ़ाऊंगा तब इनके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। अभी सब सिर्फ हम इतना लिख लेते हैं कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। जब ये दो बात हो गई तो तीसरा और एक इंपॉर्टेंट बिंदु मैं आप लोगों के लिए देख रहा हूं, तीसरा और इंपॉर्टेंट बिंदु आप लोगों के लिए मैं यहां देख रहा हूं। तो बेटा जी आधुनिक मनोविज्ञान का एक और जनक कहलाता है और वो है विलियम वुंट, सॉरी विलियम जेम्स, विलियम जेम्स। अब बात करते, बताइए आप मुझे, जो विलियम जेम्स है, इस विलियम जेम्स को कहा जाता है अमेरिका का मनोविज्ञान, ये कहां का है, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक, अमेरिका का रहने वाला है। अब थोड़ा सा बताइए क्या है इसमें। इसने क्या किया, पहली बार क्या किया बेटा जी, पहली बार मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया। इससे मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया। लो भैया, तो मनोविज्ञान को किससे अलग किया, दर्शन शास्त्र से क्या किया, अलग किया, अलग। अलग कर स्वतंत्र विषय के रूप में, स्वतंत्र विषय के रूप में रूप दिया, स्वतंत्र विषय का रूप दिया, ये मानकर चलिए आप। तो इसलिए आपसे पूछे कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक तो विलियम वुंट, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक तो विलियम वुंट, अमेरिकन मनोविज्ञान का जनक तो विलियम जेम्स। और जब ऐसी स्थिति में विलियम वुंट कई ऑप्शन में ना हो तो ऐसी स्थिति में आप क्या लिखेंगे, विलियम जेम्स को ही, इसको आप क्या मानेंगे, प्राथमिकता पर लेकर चलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। अब मनोविज्ञान के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण कथन यहां पर निकल कर आता है और उस कथन से मैं आगे की ओर शुरुआत करता हूं। एक व्यक्ति है बेटा, उस व्यक्ति का नाम है एबिंग हास। क्या नाम है व्यक्ति का, एबिंग हास महोदय। तो एबिंग हास महोदय क्या कहते हैं उसको सुनिए। वो कहते हैं मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा, जबकि इतिहास बहुत छोटा है। एबिंगहास किसने कहा था, इतिहास बहुत छोटा है, एबिंगहास, एबिंगहास। एबिंगहास महोदय ने जब ये बात कही तो फिर हम चलते हैं और बात करते हैं आखिर मनोविज्ञान का इतिहास कितना तो छोटा है और अतीत कितना बड़ा है। तो लगभग 400 ईसा पूर्व से ही मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में पढ़ा जाता था। अब एक व्यक्ति है बेटा जी, वुडवर्थ साहब। वुडवर्थ साहब का एक कथन है, बड़ा प्रसिद्ध कथन है और आप सारे बच्चे जानते हैं कि वुडवर्थ साहब का वो कथन कौन सा है। कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा को छोड़ा, फिर चेतना को त्यागा, फिर पहले मन। ठीक है, तो वुडवर्थ साहब का वो कथन है, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। तो मैं वुडवर्थ साहब के उसी कथन से शुरू करता हूं और आगे की ओर बढ़ता हूं। लिखकर भेज दीजिए वो कथन क्या है। तो वुडवर्थ ने क्या कहा, मनोविज्ञान ने दर्शन शास्त्र से अलग होने के क्रम में, किससे अलग होने के क्रम में, दर्शन शास्त्र से अलग होने के क्रम में, अलग होने के क्रम में क्या क्या किया उसे समझिए। क्रम में सबसे पहले आत्मा, फिर मन, फिर चेतना, इन सारी चीजों के बारे में बात करता हूं। तो मनोविज्ञान से अलग होने के क्रम में आत्मा छोड़ी, क्या छोड़ी बेटा जी, आत्मा छोड़ी, मन, मन को त्यागा, चेतना खोई, वह
व्यवहार पे आकर रुक गया, व्यवहार पर आकर रुक गया, व्यवहार पर आकर रुक गया, रुक गई। ये बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषा किसकी है? आपकी वुडवर्थ साहब की परिभाषा है। अब मैं वुडवर्थ साहब के साथ में न्याय करूंगा, इस परिभाषा को पूरी आपको समझाऊंगा। तो किस तरीके से मनोविज्ञान सबसे पहले एक आत्मा के विज्ञान के रूप में पढ़ी जाने लगी, उसके बाद मन के विज्ञान के रूप में पढ़ी जाने लगी, फिर चेतना के विज्ञान के रूप में पढ़े जाने लगी, और बेटा जी उसके बाद में क्या हुआ? व्यवहार के विज्ञान के रूप में पढ़ी जाने लगी। हाँ बेटा, आप लोग कमेंट में कमी मत रखना, जो भी सवाल आपके जहन में उभर रहा है उसे कुरेद 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 कर यहाँ पे डालते रहना, सवालों को बाहर निकालते रहना, ताकि आपको बहुत बेहतरीन क्लास इस मनोविज्ञान की मिलती रहे। आओ बेटा जी, अब सबसे पहले जब वुडवर्थ साहब ने कहा है तो मनोविज्ञान ने सबसे पहले क्या खोई है? आत्मा खोई है। तो बात करते हैं मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान। तो आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान की बात करते हैं। किसका विज्ञान? आत्मा का विज्ञान। तो आत्मा का विज्ञान सबसे पहले पूछेगा कब तक चला? तो 16वीं शताब्दी तक। कहां तक बेटा जी? 16वीं शताब्दी तक। 16वीं शताब्दी तक ये कैसा विज्ञान रहा? आत्मा का विज्ञान रहा। आत्मा के विज्ञान के रूप में इसको क्या किया गया? जाना जाने लगा। अब सबसे पहले बात आएगी आत्मा का विज्ञान का समर्थन किसने किया? तो इसका जो समर्थन करने वाले थे वो यूनानी दार्शनिक थे। कौन थे? यूनानी दार्शनिक। और यूनानी दार्शनिकों में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूं तो अरस्तु, उसके बाद मैं बात करूं तो देकार्ते, फिर मैं बात करूं तो आपका प्लेटो आदि। इन सभी लोगों ने कहा कि मनोविज्ञान और कुछ भी नहीं है, आत्मा का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? आत्मा का विज्ञान है। अब आपसे पूछे इस आत्मा के विज्ञान में क्या प्रॉब्लम रही? हमें मान लेना चाहिए था कि मनोविज्ञान क्या है? एक आत्मा का विज्ञान है। अब आप लोगों ने बेटा जी इस शब्द पर गए होंगे आप। देखो, मैं विज्ञान की भाषा में थोड़ी बात करूं तो किसी भी वस्तु का विज्ञान होने के लिए उस पर क्या आवश्यक होता है? प्रयोग आवश्यक होता है। क्या आवश्यक होता है? प्रयोग आवश्यक होता है। प्रयोग जरूरी। विज्ञान में बेटा जी क्या जरूरी होता है? प्रयोग जरूरी होता है। और प्रयोग होने के लिए किसी चीज का आकार होना चाहिए, रंग होना चाहिए, रूप, स्वरूप या मूर्त वस्तु होनी चाहिए। ये सारी चीजें प्रयोग के लिए जरूरी है। कोई रंग हो, रूप हो, आकार हो, स्वरूप हो, ऐसा कुछ हो तब उन पर प्रयोग संभव होता है। हाँ तो सर बिल्कुल सही बात है। तो बेटा जी इन्होंने कहा आत्मा का विज्ञान। किसी भी चीज को विज्ञान साबित करने के लिए प्रयोगशाला की कसौटी पर खरा उतरना ही पड़ता है। तो अब मुझे बताओ भाई, जब आत्मा, मैं कहूं आत्मा, तो आप आत्मा को कहां मानेंगे? मैंने कहा ये आत्मा तो ये तो मेरा हाथ है, मैंने कहा ये आत्मा ये तो मेरा वोकल कॉर्ड है, मैंने कहा ये आत्मा ये तो मेरी आंखें हैं। तो आत्मा कहां है? आत्मा कैसी है? आत्मा का रंग क्या है? किस आकार की है? क्या स्वरूप है? तो बेटा जी आत्मा का रंग, रूप, आकार, स्वरूप जब मालूम नहीं हुआ तो आत्मा पर प्रयोग करना भी संभव नहीं है। और जब किसी चीज पर प्रयोग संभव ना हो तो बताओ भाई उसे विज्ञान कहेंगे क्या? बोलो रे भाई, तुम ही जवाब दो। जब किसी भी चीज पर प्रयोग संभव ना हो तो उसको विज्ञान तो कतई नहीं कह सकते। इसलिए हमने इस मनोविज्ञान के आत्मा का विज्ञान होने का खंडन कर दिया और हमने 16वीं सदी आते आते मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान होना से नकार दिया। यहां तक मामला क्लियर हो गया क्या? बोलो भाई।
कमेंट में कमी नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो इसका जो विरोध किया गया, अब मैं विरोध के बारे में बात करता हूं। विरोध किसने किया? इसका आत्मा का विज्ञान होने का इसका विरोध करने वाला, नकारने वाला व्यक्ति था रूसो। किसने नकारा बेटा जी? रूसो। रूसो। ओ बेटा जी, आत्मा का विरोध करने वाला रॉस। कौन था? रॉस के द्वारा इसका क्या किया गया बेटा जी? आत्मा का विरोध किया गया। क्योंकि आत्मा क्या है? विरोध क्यों? अब इस बात पे आते हैं, विरोध क्यों? क्योंकि आत्मा, आत्मा क्या है? अमूर्त है। आत्मा क्या है? अमूर्त है, और अमूर्त चीज पर प्रयोग संभव नहीं है। इसलिए आत्मा के विज्ञान होने को 16वीं शताब्दी के अंत तक आते आते इसको नकार दिया गया। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, इस देकार्ते ने क्या किया था, इसके बारे में एक लास्ट लाइन आप लोग यहां पे लिख लेना बेटा जी नोट के रूप में। देकार्ते ने मनोविज्ञान को, देकार्ते ने मनोविज्ञान को भौतिक विज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया। देकार्ते ने मनोविज्ञान को भौतिक विज्ञान से, मतलब सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया। मनोविज्ञान को भौतिक विज्ञान से, इससे भौतिक विज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया। भौतिक विज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया। यहां तक मामला क्लियर हुआ क्या? तो 16वीं शताब्दी तक आते आते मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान से नकार दिया गया। जब आत्मा के विज्ञान से नकार दिया गया तो अब मन और मस्तिष्क के विज्ञान की ओर मनोविज्ञान बढ़ने लगा। तो अब मनोविज्ञान किसकी ओर बढ़ गया? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। आइए बेटा जी बात करते हैं मन या मस्तिष्क का विज्ञान। अब मनोविज्ञान को हम क्या कहने लगे? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। यहां पर हमें कुछ ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो इटली के दार्शनिक है। हाँ बेटा, क्या सारी चीज क्लियर हो रही है? समझ आ रही है आप लोगों को? बहुत अच्छा बेटा जी, वेरी गुड। हाँ, तो बताइए आप, मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले लोग कौन कौन थे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जल्दी से बताइए, और कब की वो बात है। तो इसका जो समर्थक करने वाले व्यक्तियों में आपके पंपोनोजी, बर्कले, हॉब्स, कांट, थॉमस रीड आदि लोगों का नाम बड़ा प्रमुख है। तो सबसे पहले मैं बात करूं मन या मस्तिष्क के विज्ञान, ये कब से कब तक चला? तो ये आपकी 17वीं व 18वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 17वीं व 18वीं शताब्दी में। इसके जो समर्थक थे, इसके जो समर्थक थे वो कौन थे? पंपोनोजी, थॉमस रीड, हॉब्स, बर्कले। आदि जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। मनोविज्ञान किसका है? मन का विज्ञान है। जॉन लॉक भी है, कांट भी है, उनको भी आप लिख सकते हो अगर यहां लिखना चाहो तो। जॉन लॉक, कांट। कांट का नीतिशास्त्र देखा ना? अब फिर वही बात निकलकर सामने आई। 200 साल तक ये संघर्ष चलता रहा। ये लोग मानते रहे कि ये मन का विज्ञान है, मस्तिष्क का विज्ञान है, लेकिन फिर वही बात निकलकर सामने आई, मन क्या है? कहां है मन? तो मन अमूर्त है। बस एक ही चीज निकल कर आई, मन क्या है? मन भी अमूर्त है। और जब मन अमूर्त है तो फिर कैसा प्रयोग? फिर कैसा प्रयोग तो फिर कैसा विज्ञान? और जब कैसा विज्ञान तो फिर नकार दिया जाता है मनोविज्ञान को, तो फिर नकार दिया जाता है मनोविज्ञान।
मन के विज्ञान के रूप। अब जब मन, मस्तिष्क, आत्मा नहीं बची तो फिर बात करते हैं चेतना का विज्ञान। कौन सा विज्ञान कहा गया इसको? अब इसको कहा जाता है बेटा जी चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान। आओ बच्चा बात करते हैं चेतना के विज्ञान पर। और सबसे पहले देखो चेतना के विज्ञान में क्या क्या बातें कही गई। तो चेतना के विज्ञान में कहा जाता है, सबसे पहले चेतना के विज्ञान के समर्थक कौन थे? तो सबसे पहले 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में इसको माना जाता है चेतना का विज्ञान। किसने माना? तो कुछ दार्शनिक है, कुछ जर्मनी के लोग हैं, कुछ अमेरिका के लोग हैं, दार्शनिक है, वो इसको क्या कहते हैं? ये चेतना का विज्ञान है। क्या कहते हैं बच्चा? चेतना का विज्ञान है। तो सर बताइए कैसे है चेतना का विज्ञान? तो चेतना के विज्ञान के समर्थक, चेतना के विज्ञान के समर्थकों में अभी जो पहले मैं बात करके आया था, सबसे पहला नाम आता है विलियम जेम्स। विलियम वुंट ले लेते हैं पहले। विलियम वुंट। तो सर चेतना के विज्ञान के समर्थक विलियम वुंट के बारे में तो अभी आपने मुझे बातें बताई थी। बिल्कुल बेटा जी, ये वही विलियम वुंट है जो जर्मनी का रहने वाला है। कहाँ का रहने वाला है? जर्मनी का रहने वाला है। ये वही विलियम वुंट है जिसने 1879 ईस्वी के अंदर क्या खोली? लिप्जिंग में प्रयोगशाला। कहाँ प्रयोगशाला? लिप्जिंग शहर में क्या खोली है बेटा जी? प्रयोगशाला खोली है, प्रयोगशाला। ठीक है सर। तो कहाँ प्रयोगशाला खोल दी? लिप्जिंग शहर में प्रयोगशाला खोल दी। फिर सर इसने क्या किया? इस लिप्जिंग शहर की प्रयोगशाला में किस पर काम किया गया, किस पर प्रयोग किए गए? तो बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल बनकर आता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए आप, इस लिप्जिंग शहर की प्रयोगशाला में किस पर प्रयोग हुए थे? तो बच्चा इस प्रयोगशाला में, इस प्रयोगशाला में किशोर किशोरियों की मानसिक चेतना पर, किशोर किशोरियों की मानसिक चेतना पर, किस पर? मानसिक चेतना पर प्रयोग। अब आपसे सवाल पूछेगा, ये जो लिप्जिंग प्रयोगशाला है, ये लिप्जिंग प्रयोगशाला क्या अभी भी चल रही है क्या? हाँ बताइए आप, बताइए क्या लिप्जिंग प्रयोगशाला अभी भी चल रही है? तो लिप्जिंग प्रयोगशाला, लिप्जिंग प्रयोगशाला इस लिप्जिंग प्रयोगशाला को वर्तमान में कहा जाता है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय। अब बच्चा इस विलियम वुंट का एक शिष्य आया, इस विलियम वुंट का, इधर लेकर चलता हूं, इस विलियम वुंट का एक शिष्य आया, शिष्य, और इस विलियम वुंट का जो शिष्य आया उसका नाम था टिचनर। क्या था? टिचनेर या टिचनर। टिचनर नाम का एक इसका शिष्य आया और इसने भी इस प्रयोगशाला में यहीं पर संरचनावादी संप्रदाय की स्थापना की। तो विलियम वुंट और टिचनर ने मिलकर, मुख्यतः टिचनर रहेगा, तो टिचनर ने क्या कर दिया? संरचनावादी संप्रदाय, संरचना, अभी आगे चलकर बताऊंगा संरचनावादी संप्रदाय वादी संप्रदाय की क्या कर दी? स्थापना कर दी, गठन कर दिया। तो संरचनावादी संप्रदाय की स्थापना जर्मनी में होती है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं और आगे बढ़कर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करता हूं। ठीक है। तो हमने आधुनिक विलियम वुंट के बारे में पहले बताकर आया था मैं आपको, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, ये भी लिख देता हूं फिर भी आपके यहां पर, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, मनोविज्ञान का जनक भी इसे कहा जाता है।
इसे कहा जाता है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक। बता चुका हूं पहले मैं, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी इसे कहा जाता है। ये हमने बात की, चेतना के विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, और चेतना के विज्ञान का अगला समर्थक है, दूसरा समर्थक। देखो तीन, दो तो हो गए, फिर मैं तीसरा लिख देता हूं यहां पर, तो वो है आपका विलियम जेम्स। कौन है? विलियम जेम्स। अगला बिंदु बनता है, सवाल बनता है, इसका अगला समर्थक कौन है? विलियम जेम्स। और विलियम जेम्स ने बेटा जी, ये रहने वाला है अमेरिका का। कहां का रहने वाला है? अमेरिका का रहने वाला है। ठीक है सर। क्या किया विलियम जेम्स ने ऐसा? तो बताइए आप। इसे अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक, मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है बेटा जी। क्या आपको ये सारी चीजें क्लियर हो पा रही है? मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमें सिर्फ कंटेंट पर काम करना है। एग्जाम बहुत नजदीक आने वाला है, और इस एग्जाम से पहले पहले साइकोलॉजी का जो डर है वो आपके मन से निकल जाना चाहिए। ये मेरा प्रयास है। तो मैं बात करता हूं, अमेरिकन मनोविज्ञान का जनक इसे कहा जाता है। इसने कार्य क्या किया? इसने दर्शन शास्त्र से, इससे अभी पहले बात कर चुका हूं, तो दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को पृथक किया। दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को पृथक स्वरूप, पृथक कर स्वतंत्र विषय के रूप में, स्वतंत्र विषय के रूप में पहचान दिलाई, विषय के रूप में पहचान दिलाई। आपसे सवाल पूछेगा, इसलिए इसको कहा जाता है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक का मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। सर ऐसा और क्या किया इसने? इसने एक बेटा जी किताब लिखी। विलियम जेम्स ने क्या लिखी? एक किताब लिखी, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। मैं फिर इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक इसने लिखी। ऑफलाइन वाले बच्चों, ये लाइन मैंने आपको नहीं लिखाई थी, तो इसको आप लिख लेना। और ये जो पुस्तक आपके सामने यहां पर दी गई है, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक है। किसकी प्रथम पुस्तक है? मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक। क्या मजा आ रहा सर क्लास के अंदर आज तो मनोविज्ञान की पहली किताब कौन सी है? द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। और किस व्यक्ति के द्वारा यह लिखी गई है? आप जल्दी से बता दीजिए। हम आगे चलेंगे और इस संरचनावादी संप्रदाय के विरोध में एक संप्रदाय आएगा, और उस संप्रदाय को कहेंगे प्रकार्यवादी संप्रदाय। आगे जब हम संप्रदाय पढ़ेंगे सब, तब हम इसके बारे में पूरी की पूरी चर्चा करेंगे। तो ये प्रकार्यवादी संप्रदाय के प्रवर्तक के तौर पे भी जाने जाते हैं। तो विलियम जेम्स है ना बेटा जी, प्रकार्यवादी। प्रकार्यवादी संप्रदाय। आपसे सवाल पूछेगा कि प्रकार्यवादी संप्रदाय के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो विलियम जेम्स, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं, इसे प्रकार्यवादी संप्रदाय का क्या कहा जाता है? हाँ। अब आपसे पूछे और अन्य समर्थक कौन है? यहां लिख देता हूं, अन्य समर्थक हूं मैं। अन्य समर्थक विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्स सल्ली। जेम्स सल्ली नामक एक और मनोवैज्ञानिक है, वो भी इसका समर्थक है। किसका समर्थक है? चेतना के विज्ञान का समर्थक। अब मामला यहां पर आकर फंसता है आप लोगों को। सर ये चेतना का विज्ञान ठीक चल रहा था,
तो आखिर इसकी आलोचना क्यों की गई? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि चेतना के विज्ञान का आलोचक किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है। आओ बेटा जी बात करते हैं चेतना के विज्ञान की आलोचना करने वाले व्यक्ति के बारे में। चेतना के विज्ञान की आलोचना। तो चेतना के विज्ञान की आलोचना किसने की, यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में आप मुझे बताइए। तो चेतना के विज्ञान की आलोचना करने वाला व्यक्ति था विलियम मैकडूगल। किसने की है? विलियम मैकडूगल। तो विलियम मैकडूगल ने चेतना के विज्ञान की क्या कर दी? आलोचना कर दी। और विलियम मैकडूगल ने ये किसमें की? तो विलियम मैकडूगल की एक पुस्तक है बच्चा, और उस पुस्तक का नाम है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में इन्होंने चेतना के विज्ञान की निंदा तो की जो की, और इन्होंने इतना कह दिया कि यह चेतना एक बुरी बात है, एक बुरा विषय है, और इसका मनोविज्ञान में आना और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इन्होंने क्या कहा? चेतना को बुरी वस्तु बताया। चेतना को बुरी वस्तु बताया। तो चेतना को बुरी वस्तु बताने वाला व्यक्ति कौन था? विलियम मैकडूगल साहब ने। और इनकी पुस्तक का नाम क्या था? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के अंदर इन्होंने चेतना को क्या बता दी है? बुरी वस्तु बता दी। अब बताओ भाई, मामला और फंसता जा रहा है, पेचीदा होता जा रहा है। तो फिर सर अब किसमें आए? तो विलियम मैकडूगल साहब ने इसी पुस्तक के अंदर एक और बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु लिया, और उस बिंदु के ऊपर आते हैं, और उसे कहते हैं हम व्यवहार का विज्ञान। वर्तमान समय में मनोविज्ञान किसका विज्ञान कहा जाता है? व्यवहार का विज्ञान। और व्यवहार के विज्ञान को अब हम देखते हैं। आओ बच्चा, अब मनोविज्ञान में जिस विज्ञान के बारे में बात करते हैं उसे कहते हैं व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान। आप समझ पा रहे होंगे, मैं वार्तालाप इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि अभी तो हम थ्योरेटिकल पार्ट लेकर चल रहे हैं। फिर मैं जब आपको क्या पढ़ाऊंगा एमसीक्यूज फॉर्मेट में, तब आपसे सवाल जवाब करते रहेंगे। अभी देखो दीपावली से पहले का समय है, आगे 2-3-4 दिन बाद दीपावली आने वाली है। ठीक है बेटा जी, तो इसे आप जरूर जरूर एक बार दीपावली तक, हाँ क्या है, ठीक है, बस 4-5 दिन की बात है, दीपावली निकल जाएगी, उसके बाद पूरे फ्लो के साथ में हम चलेंगे। पर उससे पहले आपके पास में थोड़ा कंटेंट होना चाहिए, तब मजा आएगा। तो व्यवहार का विज्ञान, अब सारा मामला देखते हैं। तो व्यवहार के विज्ञान का सबसे पहले लेते हैं हम जनक। जनक कौन है? तो व्यवहार के विज्ञान का जनक कहा जाता है वॉटसन को। इसे कहा जाता है जेबी वॉटसन। पूरा नाम लिखूं क्या? यहां लिख देता हूं, जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन को व्यवहार का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। अब आपसे एक सवाल पूछेगा, ये जो व्यवहारवाद है ना, व्यवहारवाद, इस जेबी वॉटसन ने एक वाद दिया, उसे कहते हैं व्यवहारवाद। क्या कहते हैं बेटा जी? व्यवहारवाद। व्यवहारवाद। और ये व्यवहारवाद किसकी देन है? अरे आज इसको क्या हो गया? व्यवहारवाद भी वॉटसन की देन है। किसने दिया है? तो व्यवहारवाद दिया बेटा वॉटसन ने। अब आपसे सवाल पूछेगा व्यवहारवाद कब दिया? तो बात है वर्ष 1913 के अंदर। और इसी एक किताब लिखी गई है बेटा जी, एक पुस्तक लिखी गई है, और उस पुस्तक का नाम क्या है आपको पता है? उस पुस्तक का नाम भी क्या है? व्यवहारवाद। व्यवहारवाद नामक एक पुस्तक लिखी गई थी, और इस पुस्तक का प्रकाशन, इस पुस्तक का जो प्रकाशन है 1924 ईस्वी में किया गया। और ये पुस्तक किसी और की नहीं है, ये पुस्तक आपके वॉटसन की है। ये पुस्तक किसकी है? ये वॉटसन की पुस्तक। तो व्यवहारवाद का जनक जेबी वॉटसन। व्यवहारवाद कब दिया? 1913 में दिया।
बोलो भैया मेरे साथ साथ। व्यवहारवाद नामक पुस्तक कब लिखी? 1924 के अंदर लिखी। किसमें लिखी? 1924 में लिखी। और एक इंपॉर्टेंट शब्द अगर आपसे पूछ ले तो व्यवहार शब्द। क्या हो रहा है? जिसको कहां जा रहे हैं दौड़ दौड़ के? कैसे नाराजगी हो भाई इनसे मेरी? व्यवहार शब्द के बारे में बात करें तो व्यवहार शब्द के बारे में अगर चर्चा करें तो व्यवहार शब्द के बारे में, अरे भाई क्या हो रहा है तुम्हें आज? तो व्यवहार शब्द के बारे में बात करें तो सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रथम प्रयोग किसने? वही आपका मैकडूगल, विलियम मैकडूगल। और वही आपकी पुस्तक 1908 ईस्वी में। और इसकी जो एक पुस्तक है बच्चा, उसका नाम अभी अभी लिखा कराया था, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के अंदर इन्होंने पहली बार व्यवहार शब्द का प्रयोग किया। तो हमने वुडवर्थ साहब की उस बात को यथार्थ पर लाने का प्रयास किया और बताया किस तरीके से मनोविज्ञान आरंभ से आरंभ होता है और व्यवहार तक आकर रुकता है। अब इसके समर्थक में बड़ा शानदार मामला बैठेगा आप लोगों का। तो मैं बात करूं इसके समर्थक कौन कौन है, तो व्यवहारवाद के समर्थक समर्थक सबसे पहले वॉटसन, दूसरा मैकडूगल। अब जो आपके सबसे प्यारे प्यारे नाम है जैसे कि स्किनर, अब आप जितने भी नाम जो आपको सबसे प्यारे प्यारे लगते हैं ना, वो सारे नाम लिख लो। पावलव है, वुडवर्थ है, थॉर्नडाइक है, सब कुछ लिख लो। पावलव, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, ये जितने भी नाम जो आपको इस तरीके से मैंने अभी बोर्ड पर लिखे, ये सारे के सारे किसके हैं बेटा जी? व्यवहारवाद के समर्थक है। अब एक एक बिंदु में एक एक बात पर हम बात करते हैं। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको लिखा रहा हूं, जैसे कि वॉटसन क्या कहता है। वॉटसन क्या कहता है? तो वॉटसन का एक कथन बड़ा प्रसिद्ध है। वॉटसन कहता है, तुम मुझे कोई भी बच्चा लाकर दे दो, मैं उसको जो बनाना चाहता हूं वो बना दूंगा। क्या कहता है? आप मुझे आप मुझे कोई भी बालक लाकर दे दो, कोई भी बालक लाकर दे दो, मैं उसे मैं उसे वो बना दूंगा, मैं उसे वो बना दूंगा जो बनाना चाहता हूं, जो बनाना चाहता हूं। ये बात किसने कही? अरे भाई तुम मुझे कोई भी टाबर लाकर दे दो, मेरे जो मन कर सी बिन मैं वो बना देसू। अब बात कौन बोली? वॉटसन बोली। अब बात करूं मैं स्किनर के बारे में। अगर मैं स्किनर के बारे में बात करूं तो स्किनर को कहा जाता है मौलिक व्यवहारवादी। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। कौन सा? मौलिक, नवीनतम या उपयोगितावाद व्यवहारवादी नाम से जाना जाता है। तो बताइए बेटा जी, स्किनर को कहा जाता है मौलिक व्यवहारवादी। क्या कहा जाता है? सवाल पूछ लिया जाएगा। तो मौलिक व्यवहारवादी किसे कहा जाता है? तो मौलिक व्यवहारवादी इसे कहा जाता है, उपयोगितावादी भी इसे कहा जाता है। उपयोगितावादी भी इसे ही कहा जाता है। ये और नवीन व्यवहारवादी के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो नवीन व्यवहारवादी के रूप में भी स्किनर को जाना जाता है। नवीन व्यवहारवादी, नवीन व्यवहारवादी, ये भी कौन जाना जाता है? स्किनर ही जाना जाता है।
अब जो मैकडूगल साहब आए थे, अभी हमने बात की थी, मैं सारी चीजों पर थोड़ा थोड़ा बात कर लेता हूं, फिर आगे चल के इनके बारे में तो पढ़ना है। मैकडूगल, तो मैकडूगल साहब ने दी थी मूल प्रवृत्तियों के जनक यही है, मूल प्रवृत्तियां बताई थी उन्होंने। तो मूल प्रवृत्तियां, तो मैकडूगल साहब ने कहा 14 है और 14 ही उनके संवेग है। उनके क्या है? संवेग। मूल प्रवृत्तियां 14 और 14 ही उनके क्या है? संवेग है। तो 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में हम किसकी बात देखेंगे? तो मैकडूगल साहब की बात देखेंगे। अब जो व्यवहारवाद है, देखो, मानव विकास के अंदर दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती है, एक आपका वातावरण, एक दूसरा आपका आनुवांशिकता। अक्सर हम देखते हैं कि आनुवांशिकता और वातावरण का गुणात्मक संबंध ही आपका क्या रहेगा? डेवलपमेंट रहेगा, विकास रहेगा। लेकिन बच्चा जो व्यवहारवादी है वो कहते हैं कि बालक के विकास पर प्रभाव दोनों का पड़ता है, यानी कि आनुवांशिकता भी प्रभावित करती है और वातावरण भी प्रभावित करता है। लेकिन व्यवहारवादी विशेष तौर पर कहते हैं कि आनुवांशिकता के बनिष्पद वातावरण इसको अधिक प्रभावी करता है या अधिक प्रभावी होता है। तो आपसे सवाल पूछ लेगा, व्यवहारवाद के अनुसार विकास को प्रभावित करने वाला कारक अपेक्षाकृत कौन सा है? तो बेटा जी वातावरण अपेक्षाकृत बताया गया है इनके द्वारा। ये आज हमने इस यात्रा को आरंभ किया और व्यवहारवाद तक लाकर छोड़ा। कल इससे आगे की जो जानकारियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। कैसी लग रही है ये क्लास? हाँ बेटा बिल्कुल सही है, शानदार, जानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद, रह सुल्तान, कर दे चढ़ाई। अब आपको क्या करना है, जैसे क्लास खत्म होती है कमेंट बॉक्स में जाना है, बताना है कैसी लगी क्लास, क्या नोट्स जो बनवा रहा हूं ये सही तरीके से आप बना पा रहे हो। ऐसे सारे जवाब आप मुझे देना। मैं फिर से हाजिर होऊंगा कल। इस दीपावली से पहले पहले हम बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं, तो मैं हाजिर होऊंगा कल आपके बीच में फिर से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।